Get ready, students, for hunt. The problem hunter. तो आइए बच्चों, अब रेस्पिरेशन एनिमल टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन मतलब अभी गैसियस एक्सचेंज का बात हम लोग कर रहे हैं, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज की बात। तो O2 और CO2 का एक्सचेंज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके सेल मेम्ब्रेन द्वारा हो जाता है, क्योंकि उनके पास तो और कोई एक सेल में और हो क्या सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जा रहा है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जिन्हें कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल हैं, उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एक खास तरह का बॉडी पार्ट होता है जिसके द्वारा वो लोग अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल लाइक अर्थवॉर्म यूज देयर स्किन फॉर गैसियस एक्सचेंज। अर्थवॉर्म अपने स्किन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म के लिए क्या हो गया? स्किन। ठीक है, इसे याद रखना है। अर्थवॉर्म के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया उसका स्किन, ठीक, जिसके द्वारा वो O2 को गेट्स इन एंड रिमूव CO2। O2 को अंदर ले रहा है और CO2 को बाहर। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, म्यूसल्स हैव गिल्स। फिश, प्रॉन, म्यूसल्स यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? गिल्स है। ठीक है, तो वो गिल्स के द्वारा अपना गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट करते हैं, इसीलिए गिल्स हो गया यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेक अवे CO2 फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पर एक बात याद रखना है, पानी में ऑक्सीजन का स्तर एयर के मुकाबले बहुत कम होता है। तो ये मान लीजिए पानी है, पानी में ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये कोई मछली है, ठीक, तो ये मछली के पास क्या है? गिल्स है। गिल्स क्या कर रहा है? इस पानी में, चूँकि वाटर जो है लिक्विड है, लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, स्पेस में ही एयर पार्टिकल्स यानी ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व रहता है। ठीक है, इसे याद रखना, ये वाटर पार्टिकल हो गया और ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो गिल्स क्या करता है? इन डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 जो है उसे बाहर निकाल देता है इसी गिल्स के द्वारा। तो गिल्स के द्वारा ही O2 अंदर आया और रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट CO2 बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपना रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं इन इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, दे हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इंसेक्ट्स के पास क्या है? इंसेक्ट्स के पास स्पाइरिकल्स है। स्पाइरिकल्स क्या होता है? स्पाइरिकल्स भी एक तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। साथ ही साथ इनके बॉडी में एयर ट्यूब भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी स्पाइरिकल्स हो गया उनके लिए नाक के जैसा। जैसे हमारे पास नाक है ना, नाक के द्वारा यानी नोज़ के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसी तरह से स्पाइरिकल्स के द्वारा वो लोग ऑक्सीजन को इनहेल तो करते हैं, लेकिन बॉडी में एयर ट्यूब्स प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या कह रहे हैं? ट्रैकिया। हमारे बॉडी में भी नाक के बाद ट्रैकिया ही प्रेजेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझेंगे अच्छे से और। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइरिकल्स और एयर ट्यूब्स हो गया इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंसेक्ट्स के लिए। ठीक, उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, बर्ड, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग etc आर लंग्स। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं यानी ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कहते हैं। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है लंग्स। लंग्स एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, यानी एक बहुत ही स्पेसिफिक डिजाइंड ऑर्गन है, ठीक, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर एयर ब्रीदर, वी आर एयर ब्रीदर, हम लोग डायरेक्ट एयर को ब्रीद कर लेते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो डिजॉल्व एयर ब्रीथ करते थे, हम लोग जो हैं
डायरेक्ट एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, और एयर में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन अबाउट 70%, ऑक्सीजन अबाउट 21%, CO2 अबाउट 0.03%। ये कंप्लीट हम लोग ब्रीथ करते हैं। इसमें हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट CO2 है, इसे हम लोग एक्सेल कर देते हैं। ना सिर्फ हम लोग, सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि सम एम्फीबियन, वाटर एम्फीबियन, दोज ऑर्गेनियम विच कैन लिव लैंड एंड वाटर। वैसे ऑर्गेनियम जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उन्हें हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। इससे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। एम्फीबियन कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन। बिल्कुल, उनके पास दोनों स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, उनके पास दोनों स्ट्रक्चर होने चाहिए, लंग्स भी होना चाहिए और स्किन भी होना चाहिए, क्योंकि वो कभी ज़मीन पे जाएंगे तो लंग्स के द्वारा एयर को इनहेल और एक्सेल करेंगे, यानी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज लंग्स के द्वारा करेंगे, और जब वो पानी में जाएंगे तो स्किन के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव 3 कॉमन फीचर। ये 3 वो वैसे कॉमन फीचर हैं जो हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास होने चाहिए। तो वो फीचर क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है कि वो 3 कॉमन फीचर जो हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास वो फीचर होना ही होना चाहिए, वो इस प्रकार हैं। पहला फीचर है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। मैंने प्लांट के टर्म में भी आप लोगों को सरफेस एरिया के बारे में समझाया था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी में अवेलेबल करवाने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। द second feature is the wall of respiratory organ must be thin for easy diffusion and exchange of respiratory gases तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे उनके वॉल, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। पतला होने से क्या होगा? डिफ्यूजन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन क्या है, एक वैसा प्रोसेस जिसमें कहीं पर हायर रीजन कंसंट्रेशन से, यानी कहीं किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है और कहीं किसी चीज़ की मात्रा कम है, तो आसानी से वो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर वह वस्तु आ जाती है। यही डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन नहीं समझ में आए तो मेरे पिछले वीडियोज़ में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन होने के लिए जो सरफेस है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो थिन होना चाहिए ताकि आसानी से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तीसरा है ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। बिल्कुल, इसके बारे में भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी रिच इन ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई क्यों? क्योंकि ब्लड ही वो टिश्यू है, यानी कि वो पार्ट है हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगहों में पहुंचाता है, ठीक है। यानी ईच एंड एवरी सेल तक अगर O2 को ले जाना है तो कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा। इसे हम लोग समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में और बेहतर तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ लास्ट लाइन में, यानी लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच मोर फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग रेट, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने का जो रेट है वो एक्वेटिक एनिमल में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ये होना चाहिए कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में है और वाटर में एयर का प्रेजेंस कम होता है, वाटर में एयर की मात्रा कम होती है, ठीक है। लेकिन हमारे एयर में, जो कि वी आर एयर ब्रीदर, तो हमारे इस एयर में ऑक्सीजन का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसलिए अब जहाँ पर कम है वाटर, उन्हें ब्रीदिंग ज़्यादा बार करना होगा, उन्हें सांस लेने के लिए ज़्यादा बार अपना ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हम लोग, अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप एक एक्वेरियम के सामने एक मछली को देख सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियम में रखी एक मछली को आप देख सकते हैं। आप देखिए कि वो कितनी बार अपने मुंह को खोल रहा है। और एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे ओपरकुलम कहते हैं। वो अपने स्ट्रक्चर यानी ओपरकुलम को
कितनी बार इस्तेमाल कर रहा है ये आप देख सकते हैं एक्वेरियम में। ओपरकुलम ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है जो कि गिल्स का कवर होता है, ठीक है। तो आप इस ओपरकुलम को भी देख के पता लगा सकते हैं और मछली का मुंह भी देख सकते हैं कि वो कितनी बार अपने मुंह को खोलकर सांस ले रहा है। और अपना कंपेयर करिए, आप देखेंगे कि मछली बहुत ज़्यादा, उसका ब्रीदिंग का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। वाई, मैंने आपको जवाब दे दिया है। और कंपेयर किया जाए हमारा, तो हम लोग उनकी तुलना में काफ़ी धीरे सांस लेते हैं जितने भी लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है एक टेबल की मदद से। अगर देखा जाए अमीबा और पैरामीशियम, तो इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसी तरह अगर बात की जाए अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में क्या है, उनका स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, दे हैव स्पाइरिकल्स या एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। उसी तरह से अगर फिश या एक्वेटिक एनिमल्स को देखा जाए तो उनमें क्या होता है, गिल्स। उनमें जो है गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और लास्ट अगर हम लोग देखते हैं अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, डॉग, कैट, etc, इन सब में होता है लंग्स आर द रेस्पिरेटरी, लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर एक लास्ट बात की जाए एम्फीबियन की, यानी लैंड लिविंग जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, तो एम्फीबियन के पास लंग्स एज वेल एज स्किन दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये एक टेबुलेशन की मदद से हम लोगों ने देख लिया कि सारे ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.